हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अपना पोस्ट प्रेजेंट्स मन से बात। यहाँ हम आम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस को बैठ के साझा करते हैं जो कि सोसाइटी में बड़ा बड़ा इम्पैक्ट ला रहे हैं। तो आइए मिलते हैं तेजस्विता जी से, जो कि एचओडी हैं, फैशन डीवा हैं और एक मदर हैं। तो आइए मिलते हैं। तो आइए आज के स्पेशल गेस्ट से मिलते हैं तेजस्विता कात्यायनी जी से, जिनको हम प्यार से डॉली दीदी भी बुलाते हैं। नमस्ते दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते मन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मन को मैं इतने अच्छे से अभी इंटरव्यू लेते हुए देख रही हूँ, तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड दिस इज़ माई गोल्डन मोमेंट आई थिंक। थैंक यू मन, थैंक यू दी। मैं जानना चाहूँगी दर्शकों के लिए कि आपने क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस की हुई हैं, क्या आपका पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह? पास्ट एक्सपीरियंस जब मैं बताना चाहूँगी मेरी जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पढ़ाई में जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तो मैथ्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए मन एक बार। तो बहुत अच्छे नंबर आए तो मुझे अपनी कॉलेज का हेड बना दिया और एज ए हेड मैंने जो पहला काम किया वो था, मुझे लड्डू मिले और मुझे बोला गया 15 अगस्त के लिए सबसे टेस्टी लड्डू कौन से हैं वो खाओ। लेकिन वो मेरे लिए तब भी बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था क्योंकि इतने सारे बच्चों में सिर्फ मुझे वो लड्डू चखने का मौका मिला था। सो इट्स अ वेरी गोल्डन मोमेंट फॉर मी। फिर जब मैं 9th में आई तब मेरा डिसाइडेड था कि मैं मैथ साइंस लूँगी, मैं इंजीनियर बनूँगी। और हाँ, मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत हैप्पी हूँ। स्पेशली मैं अपने फादर को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जब मैंने उन्हें बताया कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल तुम करो इंजीनियरिंग, जो भी होगा, जो भी पैसे लगेंगे, जो भी एजुकेशन में खर्चा आएगा मैं वो दूंगा और बेटा आप इंजीनियरिंग करो। और फैमिली में आई थिंक सबसे पहले जो इंजीनियरिंग करी वो मेरे दादाजी कहते हैं कि सबसे पहले जो इंजीनियर बनी है मेरी पोती। तो ही इज़ ऑल्सो वेरी प्राउड ग्रैंडफादर कि हाँ मेरी पोती ने इंजीनियरिंग करी। वहीं पे अपना सफ़र स्टॉप नहीं किया। इंजीनियरिंग के बाद मैंने मास्टर्स करी और नाउ आई एम परसुइंग पीएचडी डिग्री। और पीएचडी डिग्री में मेरे जो गाइड हैं डॉक्टर केटी चतुर्वेदी सर, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे हर एक फील्ड में सपोर्ट किया कि ये पेपर करो तेजस्विता, आप एससीआई जनरल्स पे जाओ। एससीआई जनरल एक बहुत ही हायर लेवल्स के जनरल्स होते हैं, साइंस साइटेशन जनरल्स होते हैं, जो पब्लिश होना हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो हर एक चीज़ में उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। दी, थोड़ा बता पाएंगे कि इसमें क्या रहता है एग्जैक्टली जिस पे आप वर्क कर रही हैं? राइट, तो बेसिकली मेरी पीएचडी जो है वो है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पावर सिस्टम, जिसमें मैं इकोनॉमिक लोड डिस्पैच पे काम कर रही हूँ। इसमें जो भी हमारे जितने जनरेटिंग स्टेशंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसमें मैंने एक छोटा सा इनोवेशन ये किया है कि आजकल हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हाँ। तो जनरेटिंग व्हीकल्स के साथ जब इलेक्ट्रिक व्हीकल जितनी देर चार्जिंग के लिए कनेक्ट होते हैं तो वो दोनों चीज़ें करते हैं, वो सप्लाई देते भी हैं और सप्लाई लेते भी हैं। तो उसका जो पूरा इफ़ेक्ट होता है वो हमने पूरा स्टडी किया है, उसके आउटपुट्स निकाले हैं और मिनिमाइजेशन हमने देखा है कि हम किस तरह से पावर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उस पर हमने पूरी रिसर्च की है। सो आई थिंक आने वाली जनरेशन के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट करेगी। दीदी, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत प्रमोट भी कर रहे हैं और हम यूज़ भी कर रहे हैं, क्या उससे इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम हो सकती है या ये बेनिफिट है? सी, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ इको फ्रेंडली। बेसिकली किसी भी तरह की कार्बन डाइऑक्साइड या ये जो है रिलीज़ नहीं करता है, तो इट इज़ इको फ्रेंडली। द थिंग इज़ दैट जब हम उसमें बैटरी जो यूज़ करते हैं उसको जो हम डिकम्पोज करेंगे और उसको जब वो हम लोग उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होगा
वो हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं हार्म करेगा। ओके। जिसके लिए भी रिसर्च चल रही है बड़े लेवल पे कि हम उसको किस तरह से रिन्यूएट कर सकते हैं, रिन्यूएबल उसमें भी हम लोग चीज़ें लेके आएंगे। सो हम बेसिकली एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ही सारी चीज़ें करें। अरे वाह ये बहुत अच्छी बात है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम चीज़ें यूज़ तो कर रहे हैं पर हमें पता नहीं है। तो दी आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि एज अ स्टूडेंट एंड नाउ एज एन HOD आपको आपके क्या स्ट्रगल्स रहे, क्या आपने एक्सपीरियंस किया? राइट, देखिए एज अ स्टूडेंट लाइफ बहुत ही कूल होती है आपकी, है ना। आप यू आर फ्री टू डू ईच एंड एवरीथिंग, आपको हर एक चीज़ पता है, मुझे एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे पढ़ना है, और आपको गाइडेंस के लिए आपके टीचर्स होते हैं। लेकिन जब हम स्टूडेंट होते हैं ना तो उस गाइडेंस को हम लोग एक बर्डन की तरह लेते हैं। अरे मैम का तो काम ही है बताना, सर का तो काम ही है बताना, हम इतने अच्छे से नहीं ले पाते। लेकिन जब हम एक फेज़ क्रॉस कर चुके होते हैं तो जब हम उस लेवल पे आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हाँ ये बात मैडम ने बताई थी, काश हम कर लेते। तो यस, बेसिकली एज अ HOD, एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, मेरी बात सुनते हैं, और काफ़ी सपोर्ट रहता है उनका कि यस मैम हम ऐसा कर लेंगे, आप जो बताएंगे हम वैसा करेंगे। तो 50 और 60% बात तो हमारी बहुत अच्छे से मानते हैं। जो 40% है वो तो खैर हर जगह लैकिंग होता ही है। तो एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट ना कि मेरी फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है, मेरे बच्चे और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। एंड एज ए डायरेक्टर अगर मैं बात करूं तो मुझे डायरेक्टर सर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है कि हम कोई इनोवेशन करना चाहते हैं वो भी हमें फुल फ्रीडम रहती है। और हमारा मैनेजमेंट, मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी कि मैनेजमेंट हमें बहुत अच्छे से एजुकेशन फील्ड को जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए कंटिन्यूसली मोटिवेट करता है। जो हमारे MD सर हैं पार्थ बंसल सर, उन्होंने पूरी एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत माइनर से माइनर ऑब्जर्वेशंस रखे हैं कि बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, एंड दे प्रोवाइड इट टू द स्टूडेंट। तो इट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट इनिशिएटिव टेकन बाय टीम बंसल, मैं यही बोलना चाहूँगी। हमें थी क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन बहुत हो गया है, अब हमारे पास कोचिंग्स वगैरह भी बहुत हैं, राइट। तो हमें टीचर की ज़रूरत क्यों है? देखिए, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज जानना चाहते हैं तो हमारे पास एक बहुत इजी स्टेप है, हम एक मोबाइल उठाएंगे, हम गूगल कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे। लेकिन जब हमें कोई चीज़ समझनी रहती है विद कनेक्शन, तो जब आपके साथ टीचर प्रेजेंट होता है तो हमारा एक कनेक्शन रहता है, उससे हम हर तरह से अपने जो इमोशंस के साथ पूछ सकते हैं। और टीचर की सबसे अच्छी बात होती है कि वो आपके इमोशंस कैच कर सकता है। और जब आप किसी मोबाइल या आप किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बात करें, वो आपके इमोशंस नहीं देख सकता है, व्हाट यू वांट टू आस्क। भले ही आपके शब्द अलग होते हैं लेकिन हमें पता रहता है कि इस स्टूडेंट ने अगर मुझे ये सवाल पूछा है तो मुझे उसे कितने बेसिक से बताने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ जो है एक प्रैक्टिकल इंटरेक्शन के थ्रू ही हो पाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मैंने देखा है, मैं भी बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन कभी कभी जाती हूँ, देखती हूँ, तो आपकी कनेक्शन नहीं होने की वजह से आपको नींद आने लगती है। हाँ। उस चीज़ को आप लाइटन नहीं कर पाते हैं। जब आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जब टीचर को दिखता है कि हमारा बच्चा थोड़ा मोड में आ गया है कि अब उसे नींद आ रही है, तो उस माहौल को लाइट करता है। टीचर ऐसा नहीं है कंटिन्यूसली आपको पढ़ाता भी रहता है, वो आपसे इंटरेक्शन करता है। हाँ। और आपको आपके लेवल से बिल्कुल पढ़ाना शुरू करता है। तो दिस इज़ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द ऑनलाइन टीचिंग एंड प्रैक्टिकल टीचिंग। तो बेसिकली AI या ChatGPT कभी भी टीचर्स को मूव नहीं कर सकता या उनके बर्डन को रिड्यूस भी नहीं कर सकता एज सच। नो सी, AI के पास एक अपना सॉफ्टवेयर है, वो सेम चीज़ रिपीट करता जाएगा। अगर हाँ। आपने कभी AI यूज़ किया है तो आप देखेंगे कि उसका रिपीटेशन काफ़ी फ्रिक्वेंटली एक जैसा रहता है। खैर वो भी इन्हांस होगा इन फ्यूचर डेफिनेटली, अब पूरा AI एक्वायर कर ही रहा है। लेकिन जो टीचर होता है वो ऑन द स्पॉट आपका जो भी रिएक्शन होता है उसको स्टडी करके आपको उसके अकॉर्डिंग ही जवाब देता है। जबकि AI अभी काफ़ी समय लगेगा उसे अपने आप को बिल्डअप करने में। दी थोड़ा सा आप इंजीनियरिंग के बारे में बता पाएंगी तो आप प्लीज़ बताएं। राइट। सी व्हाट हैपन्स, हर जगह का एक अपना रिसेशन होता है।
कि जब किसी भी चीज़ की ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और कंजम्पशन कम होगा तो उस चीज़ को हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर हम बहुत सारी शक्कर ले आएँ तो शक्कर का क्या होगा, हम आधी शक्कर को वेस्ट कर देंगे और थोड़ी सी जो हमारी यूज़फुल शक्कर होगी वही काम आएगी। सिमिलरली इंजीनियरिंग में एक जब बूम आया, बहुत ज़्यादा बूम आया कि सभी लोग जिसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में हो या ना हो तो वो भी इंजीनियरिंग करना उसने शुरू कर दिया, राइट। सो इस वजह से इंजीनियरिंग का जो लेवल है उसको देखने का नज़रिया बदल गया, ठीक है। लेकिन इंजीनियर वही एक सही इंजीनियर होता है जो उस चीज़ को पूरी तरह से समझ के अपनी जो भी इंजीनियरिंग की लॉजिक्स होता है वो उस फील्ड में लगा पाए। हम ये नहीं कह रहे कि एक इंजीनियर का काम होता है, अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स ठीक करने आए, पर हाँ जितना भी हम बेसिक बताते हैं उसको वो उस फील्ड में लगाएगा तो उसकी एक बहुत अच्छी नॉलेज लेवल बढ़ जाएगी। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ, इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है 4 साल का होता है, 4 ईयर प्रोग्राम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बैचलर्स डिग्री जो 3 साल की होती है। हमेशा इंजीनियर्स का जो लेवल होता है एक स्टेप अप ही रहता है। कहीं पे भी हमें जब जॉब्स मिलती है तो हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो अबाउट 25,000 ही होती है। ओके। कभी और जो जैसे डिप्लोमा अगर आपने करा है या मतलब आपने कोई भी बेसिक चीज़ें करी है तो उसमें आपकी इतनी हायर हाइक्स नहीं होती सैलरी में भी। हाँ हाँ। पोजीशन वाइज भी आप देख लें तो एक इंजीनियर की जो पोजीशन होती है हमेशा काफ़ी अच्छे लेवल पे ही रहती है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो है 5 ब्रांचेस चलती हैं। पहली ब्रांच होती है हमारी सिविल इंजीनियरिंग, दूसरी है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तीसरी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, चौथी है हमारी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जिसका सबसे ज़्यादा बूम है क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें अभी कंप्यूटराइज्ड ही चल रही हैं, और फिफ्थ है हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। देयर वाज वन मोर ब्रांच वी हैव इंट्रोड्यूस इज AIML ब्रांच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग ब्रांच। तो वो ब्रांच भी हमारे बच्चों को काफ़ी एक्साइटिंग लग रही है और उसमें भी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे एडमिशन्स आ रहे हैं। मतलब तुरंत चीज़ आई और फिर yes. ये तो बहुत अच्छी बात है जिससे हमें AI को समझने के लिए उसको और इम्प्रूव करने के लिए मौका भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पूरा हमारा स्टाफ जो है आपको सारी अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल है। मन में एक और डिपार्टमेंट देखती हूँ जो कि है इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग हेड। ओके। सो दिस डिपार्टमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ आवर कॉलेज। इसमें मैं सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट को जो है हमारे यहाँ स्पेशल ट्रेनर्स अवेलेबल रहते हैं। 3 फील्ड में वो ट्रेनिंग कराते हैं, एक होती है एप्टीट्यूड, दूसरी होती है कम्युनिकेशन स्किल और तीसरा होता है टेक्निकल। ओके, ठीक है। तो हमारे यहाँ जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला कम्युनिकेशन स्किल हम लोग बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग एनहांस करते हैं। तो उनकी हमारे पास स्पीकिंग क्लासेस होती हैं, आपको स्टेज पे किस तरह से बात करनी है। फिर आप अगर कोई GD में आप आ रहे हैं तो आपको GD में हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ टू टेक इनिशिएटिव्स, तो इसकी हमारे फर्स्ट ईयर से ही क्लासेस लग जाती। तो पहले हम लोग मॉनिटर करते हैं कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे पाए। ओके। प्रॉपर इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। HR आएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देना, अपने बारे में बोलना, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। दूसरी स्किल है हमारी राइटिंग स्किल। बच्चा जो है कंप्यूटर पे ही पूरी राइटिंग कर पाए, प्रॉपर जितने भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, क्या एरर्स होते हैं वो हम हटा देते हैं। और तीसरी चीज़ होती है वर्बल एबिलिटी, कि बच्चे को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी हम काम करते हैं। फिर एप्टीट्यूड देखते हैं, मैथ्स अच्छा करते हैं। टेक्निकल में जैसे लैंग्वेजेस होती हैं उसके ट्रेनर्स हमारे पास हैं अलग अलग, जैसे कि अब मुझे पैकेज बढ़ाना है किसी स्टूडेंट का, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। कैंपस आया 5 लाख का उसका पैकेज है, बट ही वांट टू हायर मोर ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, C भी पढ़ाते हैं, C++ भी पढ़ाते हैं, जावा भी पढ़ाते हैं, पाइथन भी पढ़ाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर भी रहता है। तो इतनी सारी जब लैंग्वेजेस आपकी बढ़ेगी तो आपका पैकेज भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम बच्चों के हर एक एक्सपेक्ट को जो है देखते हुए उस पर काम करना शुरू कर रहे हैं।
जी, जैसे आपने पैकेज के बारे में बताया तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स माइग्रेट हो जाते हैं या वो कहीं और चले जाते हैं। हम उस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं कि नहीं वो हमारे स्टेट तक रहें, ऑल्दो दे वांट दैट बूम, बट कैसे हम कोशिश कर सकते हैं कि वो अपने स्टेट में रह के और काम करें? बिकॉज़ कई बार होता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं किसी स्टेट के बीच में या किसी स्टेट के बच्चों के बीच में, मतलब ये बहुत रेयरली होता है, बट इस चीज़ को हम कैसे रोक भी सकते हैं या हम उसका एडवांटेज और कैसे निकाल सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आजकल जो है कुछ आईटी हब्स हैं, है ना, हाँ। अलग अलग जगह, तो ऑटोमेटिकली जो डिज़ायरेबल स्टूडेंट होगा वो वहाँ अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। बट देयर आर सो मैनी टाइम्स हम लैंग्वेज प्रॉब्लम की तरह कारण वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है कभी कभी खुद सेल्फ में ही हमें जो है कुछ हमारे पास जो होती है ना चीज़ें जिसे हम कहते हैं कंट्रोल। हाँ। कंट्रोल एंड लर्निंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अगर कोई भी स्टूडेंट बाहर काम करना चाहता है या इसी जगह पे एडजस्ट होना चाहता है तो आपको कंट्रोल भी होना चाहिए कि सामने वाले को आप तुरंत उस तरह से जवाब ना दें। और यस, लर्निंग अगर आप तुरंत उनकी तरह लर्न करके और जेलअप हो जाते हैं तो इट इज़ गुड फॉर देम, तो वो हो जाएगा एडजस्टमेंट। बाकी भोपाल में भी अब आईटी सेक्टर्स की जॉब्स काफ़ी जल्दी आ गई हैं, हमारे पास ऑलरेडी बन गया है, तो यहाँ पे भी जो स्टूडेंट रहेगा वो बाहर नहीं जाएगा। पहले क्या है, जॉब की सर्चिंग में और हायर पैकेज की वजह से हमारा स्टूडेंट बाहर जा रहा था, तो अब कम होने लगेंगी चीज़ें। जैसे यदि इंजीनियर्स का ना थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया जाता है, अरे इंजीनियर हो, चाय बेच तो, एमबीए कर लिया, तो उस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं या उस मजाक को हम कैसे कोप अप कर सकते हैं? बिकॉज उस चीज़ से क्या होता है, कई बार कोई ना कोई डीमोटिवेट भी हो सकता है और वो फेलियर फिर फेस नहीं कर पाता। देखो, मेरा मानना ये है इंजीनियरिंग करने वाले 3 तरह के होते हैं। एक जो सच में इंजीनियर बनना चाहते हैं, हाँ। एक जो फोर्सफुली इस फील्ड में आ गए कि नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है ना, और जो तीसरा है वो बस आ गया है, मतलब उसकी अपनी सोच नहीं है, उसे जो बोलोगे वो वहाँ मोल्ड हो जाएगा। है ना, तो ऐसे 3 तरह की कैटेगरीज हमारे पास होती हैं। अब चाय वाले की अगर हम बात करें, उसने इंजीनियरिंग कर ली, ही हैज़ अ वेरी गुड डिग्री, मतलब उसके पास एक कैपेबिलिटी है एक इतनी हायर चीज़ को एक्वायर करने की। एग्जामिनेशन बहुत टफ होते हैं, बहुत इजी नहीं होता इंजीनियरिंग क्लियर करना, बट अगर उसका बिजनेस माइंड है एंड ही वांट टू गो फॉर दैट चाय वाला और उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही, तो उसमें दिक्कत क्या है, उसमें मजाक क्यों बना। हाँ, उसके पास एक अपनी डिग्री है, ही कैन स्विच टू अनदर पोजीशन, बट ही हैज़ अ माइंड टू डू दैट बिजनेस वेरी वेल, सो ही कैन, शी कैन, है ना। ज़रूरी नहीं है एक IITian जो है इंजीनियरिंग करने के बाद जो है सिर्फ इंजीनियरिंग या गूगल के लिए काम करे या सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करे, वो खुद के लिए भी काम कर सकता है और अपने लेवल को उस तरह से वो लेके जा सकता है। तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी फील्ड, क्योंकि हर एक पर्सन की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सोना होता है और वो उसमें एक्सेल करता है। जी जी जी, बिल्कुल दी। इसमें हम इस एजुकेशन सिस्टम में और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कुछ आप वो बता पाएंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट बढ़ता जाएगा। पहले जब हमारे माइंड में ज़रा सा भी एक सवाल आता था तो हम क्या करते थे, हमें बुक्स देखनी पड़ती थी या हम उस सवाल को सोचना ही बंद कर देते थे। लेकिन अब क्या है, इतना एडवांसमेंट हो गया है कि हम उस सवाल को तुरंत गूगल कर लेते हैं, हमें जवाब पता चल जाता है, यानी कि क्लियरेंस बेसिक बहुत पहले से आ गई, है ना। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम अगर लॉयल हम लोग खुद ही रहें, टीचर्स अगर लॉयल रहें कि नहीं हमें इस स्टूडेंट को इस तरह से पढ़ाना चाहिए, अलग अलग लेवल्स होते हैं, किस तरीके से हमें इसे बच्चे को लेके जाना चाहिए, एकदम से बच्चे को डांट के उसके क्वेश्चंस को बिल्कुल रद्द कर देना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट देयर आर सो मैनी टीचर्स जो बहुत ही हम्बली और पूरा अपना टाइम देते हुए, अपनी फैमिली का टाइम भी वो चीज़ हटाते हुए बच्चों की क्वायरीज़ जो होता है उसको रिजॉल्व करता है। तो आई थिंक टीचर जितना अच्छा होगा, मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, जो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा, वो इंस्टीट्यूशन हमेशा तरक्की करेगा और उनके बच्चे हमेशा बहुत अच्छे पोजीशन पे रहेंगे।
आपने दी जैसे फैमिली के बारे में बताया, तो एज अ वुमेन क्योंकि हमें हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। अब आप भी अपने घर को मैनेज करते हैं, सारा काम करते हैं, बच्चों को मैनेज करते हैं, देन आप वहाँ जाते हैं, तो फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी है वो आप प्लीज़ बताइए। यस, फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड हैं और मेरा एक छोटा बेटा है। द डे माई सन बॉर्न राजवीर, सो माई मदर इन लॉ सपोर्टेड मी अलॉट बिकॉज शी फील सो प्राउड कि मेरी बहू जो है HOD है। और आज भी मैं जब यहाँ आ रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, मैंने उनके पैर छुए, पापा ने आए, उन्होंने बोला, तो इतना वो सपोर्ट करते हैं। मुझे कभी ध्यान नहीं आता है कि मैं कॉलेज पहुँच के कॉल करूँ, या मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा बेटा जो है फुल ऑन मतलब सेफ हैंड में है और हर एक चीज़ वो करती हैं उसको लेके, हर एक चीज़ जो भी है। तो ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हस्बैंड इतना प्राउड फील करते हैं कि यस मेरी वाइफ जो है HOD है और इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो ही नेवर स्टॉप मी। इनफैक्ट ईच एंड एवरी मेंबर एनकरेज मी। मेरे मम्मी पापा हैं वो बहुत प्राउड फील करते हैं, मेरा भाई बहुत प्राउड फील करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली लव और जो भी आपको इन्वामेंट मिलता है वो इन्वामेंट आप अपने साथ बाहर लेके जाते हो और वही चीज़ आपका ऑरा जो है इंक्रीज़ करती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है दी, क्योंकि लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। राइट। आजकल लेकिन मैं सोचती हूँ ये मिथ है कि लड़कियों के लिए कोई चीज़ मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है वुमेन्स आर वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी पावरफुल। मतलब उन लोगों का जो डेडिकेशन होता है एक लेडी का या एक वुमेन का, मुझे लगता है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं हर चीज़ को इतने अच्छे से। और उनके साथ ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनका इमोशन बैलेंसिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। मैं इसमें बॉयज़ के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ गर्ल्स को एनकरेज कर रही हूँ कि वो अपनी हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से लेके जाती हैं। तो यानी कि आई थिंक ये चीज़ तो अब बिल्कुल मैं मानती ही नहीं हूँ कि विमेंस को। और हाँ, फैमिली सपोर्ट भी कर रही है आजकल हर एक चाइल्ड गर्ल को, और दे फील वेरी प्राउड कि मेरी बेटी है और वो ये कर रही है। सो इट इज़ वेरी नाइस। सही बात है दी। आपने जैसे बताया कि कैंपस प्लेसमेंट के दौरान आप मतलब आप ट्रेनिंग भी देते हैं, तो कितना ज़रूरी है किसी स्टूडेंट के लिए या वुमेन के लिए या टीचर के लिए प्रेजेंटेबल होना? बिकॉज़ कई बार होता है इतना काम होता है या पढ़ाई में इतने व्यस्त होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि नहीं हमें अपनी ग्रूमिंग करना ज़रूरी है। तो वो कितना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो खुद आप। जब आप खुद को प्यार करोगे, जब आप खुद को लव करोगे और आप खुद को प्रेजेंटेबल बनाओगे, तो आपका जो मूड रहेगा, जो आपकी प्रेजेंटिंग रहेगी, वो सबको प्लीज़ करेगा। तो जितने आप प्रेजेंटेबली जाते हो, जितने आप प्यार से ग्रीट करते हो, अगर आपको लगता है कि मतलब आप सामने वाले को आप जो दोगे वो आपको मिलेगा, है ना। ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। करेक्ट। तो जब आप प्रेजेंटेबल होगे, जब आप खुद को प्यार करोगे, तभी वो आप शेयर कर पाओगे, वो चीज़ आप दूसरों को दे पाओगे, और आपके बाजू वाली जितनी चीज़ें रहेंगी वो उसी तरह से आपको एक तरह से पॉजिटिविटी देगी। करेक्ट। सो आई थिंक आप खुद को प्यार करें, सबसे ज़रूरी आप खुद को इम्पोर्टेंस दें, तब आप दूसरों के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे और उनको भी आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह फील करवा पाएंगे। में पढ़ाते हैं तो कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल वाले स्टूडेंट में क्या डिफरेंस रहता है? बहुत डिफरेंस रहता है स्कूल के स्टूडेंट और कॉलेज के स्टूडेंट में। यहाँ पे भी हम लोग बहुत जल्दी बच्चों को डांट देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम थोड़ा स्टूडेंट को एक फ्रीडम देते हैं, क्योंकि अब वो कॉलेज लेवल में है ना। लेकिन हाँ, हर एक सिस्टम में जो बच्चा होता है उसकी ज़िम्मेदारी रहती है कि वो अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दें। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमारा बच्चा जब कॉलेज में भी आता है तो वो हमारे टीचर्स को फुल रिस्पेक्ट करता है। व्हेन आई एम एंटरिंग इन अ क्लासरूम टू आस्क स्टूडेंट रिगार्डिंग ट्रेनिंग क्वेश्चन एंड टेकिंग द फीडबैक, राइट, मेरे पास कम से कम उस वक्त 180 बच्चे रहते हैं इन अ क्लास। 180 स्टूडेंट जब मैं एंटर होती हूँ क्लास में, व्हेन आई एम ऑन स्टेज, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है।
पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है और हमें ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होती है उन बच्चों को अपनी बात कम्युनिकेट करने में। हाँ। सो मैं ये डिफरेंस मानती हूँ कि स्कूल में बच्चे को हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, हाँ। और यहाँ पे बच्चा सीख चुका है हाँ। कि हाउ टू बिहेव। हाँ। तो जो सिखाने वाली प्रोसेस होती है स्कूल में, हाँ। टीचर डांटेगा, प्यार करेगा, फुसलाएगा, हर तरह से आप बच्चे को क्या करें, मोल्ड कर रहे हैं। करेक्ट। यानी कि हमने एक कप जो डिज़ाइन किया है उसको हमने अच्छे से डिज़ाइन कर दिया है। अब हमारे पास ये डिज़ाइंड कप है, उस कप को हमें कहाँ रखना है, कैसे सजाना है, वो एक इंजीनियरिंग का बच्चा है। तो उसको हम अब हमारे अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके उसको इस तरह से कर रहे हैं कि अब वो सामने के लिए तैयार हो सके। ओके दी, आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहें? राइट, देखो मैसेज मैंने उन्हें सुबह शाम देती रहती हूँ लेकिन हाँ, मैं अपना पोस्ट के ज़रिए आपको ज़रूर मैसेज देना चाहती हूँ कि बेटा जो भी आपको शौक़ हो, जो भी आपकी हॉबीज़ हो, उसे कभी पीछे मत छोड़िए, उसको करिए। और आपकी स्टडीज़ प्लस आपका जो नेचर है उतना ही आप हम्बल रखिए कि आप हर एक पर्सन से कनेक्ट हो सकें और कभी भी किसी के लिए भी आप बुरा ना चाहें, बुरा ना सोचें, और हमेशा एक बहुत अच्छे पर्सन की तरह अपने आप को प्रेजेंट करें। बस मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ये एक छोटा सा सेक्शन है हमारा रैपिड फायर राउंड का, जिसमें आप चूज़ भी कर सकते हैं और वन लाइनर भी बोल सकते हैं। ओके। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? स्माइल। ओके, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस? स्माइल। व्हाट मोटिवेट्स यू? My mother and her each and every struggle when I saw it motivates me a lot. ओके, योर रोल मॉडल? My mom. ओके, आप फ्री टाइम में क्या करती हैं, क्या पसंद है? फ्री टाइम में मैं अपने घर की सफाई करती हूँ। ओके, आप अपनी टीचिंग को वन वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगी? Teaching is a passion. When you teach student, just tell each and every in-depth things. So it's totally a passionate thing for me. ओके, थैंक यू सो मच दी, हमको इतना टाइम देने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। अपना पोस्ट प्रेजेंस मन से बात में आज हमने सीखा कि कितना ज़रूरी है कैंपस प्लेसमेंट, क्या हम कैसे अपने पैकेजेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, और क्या क्या हमें इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूव करने के लिए, एआई कितना महत्वपूर्ण है अभी आगे जाके। काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। तो दीदी हमारे यहाँ तक आई हैं, हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए दी आपको छोटा सा एक हम गिफ्ट देना चाहेंगे, जिससे हम थोड़ा ग्रीनरी भी प्रमोट कर पाएँ। So nice. Thank you so much, Man. थैंक यू सो मच दी। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, अपना पोस्ट जो है एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि जो लोग, जिन लोगों का मतलब नॉलेज में नहीं है कि ये लोग क्या करते हैं और उसको भी लेके आ रहे हैं इतने अच्छे स्टेज पे, तो इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। सो आई अप्रिशिएट इट लॉट। थैंक यू सो मच। और अपना पोस्ट बहुत तरक्की करें और सब घरों में जो है अपने पोस्ट के लिए हर एक लोग जो है वेट करें कि आज कौन सा पॉडकास्ट आने वाला है, आज किसका इंटरव्यू आने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट यूट्यूब चैनल दैट इज़ अपना पोस्ट प्रेजेंस मन से बात।